आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा बहुत आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे। पढ़े हो? यस सर। यस सर। क्या होता है करंट? So flow of charges or flow of electrons. फ्लो ऑफ चार्जेस। और कोई? वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है ये? So वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन भी है। तो सबसे पहली चीज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट। दूसरी चीज ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है। कोई बताएगा स्केलर क्यों है? बोलो, याद करो जब शुरू किया होगा वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया होगा। क्यों है स्केलर बताओ? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर मिला के 3 एम्पियर ही करंट होगा हमेशा, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। याद आया? यस सर यस। So just because it doesn't follow vector algebra, that's why it's a scalar quantity. ठीक है, नेक्स्ट। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? लो। सर फंडामेंटल। अच्छा, डिराइव्ड कौन है? करंट और चार्ज में फंडामेंटल कौन है और डिराइव्ड कौन है? सर करंट फंडामेंटल है। हाँ, वेरी गुड। करंट फंडामेंटल है और चार्ज डिराइव्ड है। सो करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, whereas charge is derived physical quantity. डेफिनेशन से कभी कभी लगता है कि सिंस करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो चार्ज फंडामेंटल होगा और करंट डिराइव्ड होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। करंट फंडामेंटल है और चार्ज डिराइव्ड है। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो ऐसे देखो, सपोज ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। यस सर। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होता है? बोलो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दुनिया के हर चीज में है, बट हर कोई कंडक्टर थोड़े ना है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर है। तो ये एक मान लो कंडक्टर है। इस कंडक्टर को किसी एक बैटरी से हमने ज्वाइन कर दिया।
और अगर ये स्विच ओपन है तो इसका मतलब है इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय डिफॉल्ट रैंडम मोशन में होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है कोई भी। तो ये रैंडम मोशन में होते हैं। जब स्विच आपका ओपन है तब, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड पर जो बैटरी से ज्वाइंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। मतलब जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे पहले, ये सारे इलेक्ट्रॉन अब इस कंडक्टर के अंदर इस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे ये वाला एंड होगा हायर पोटेंशियल पर, ये बैटरी है वी वोल्ट का मतलब क्या है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल कुछ ऐसा आ जाएगा, होगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। सर ये आया एक और बात। बार रिपीट कर सकते हो? जैसे ही कंडक्टर के दोनों एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहां अटैच होगा वो हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा यस और सर। ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो चार्ज पर फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। यस सर। है ना, बोलो। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, दैट इज हम अज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उल्टा जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है इसको हम लोग करंट कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। तो ये रेड वाला हुआ फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाले एरोज हैं, ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। समझ आया। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। बस नहीं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? No, sir. 1 minute. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes. अब सोचो कि अगर, अच्छा उससे पहले एक चीज बताता हूं। एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी एक नया फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी समझने में मदद करता है। बाय डेफिनेशन ये तो बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेफिनेशन इसका है इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor per unit area in a direction perpendicular to it। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हम लोग कोई एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, और वो आई मीन ऐसे समझो, देखो
तो सपोज ये एक डीएस क्रॉस सेक्शन है। डीएस क्रॉस सेक्शन है मतलब ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये उसका एरिया वेक्टर हो गया। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। इसको समझ लो, ऐसे लिख लो, डेल्टा एस के ऊपर एरो। और ये जो लाइन दिख रही है ये इलेक्ट्रिक करंट की लाइन है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक करंट आई इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर है ऐसे। तो इसके परपेंडिकुलर में जो क्रॉस सेक्शन होगा वो तो डेल्टा एस कॉस थीटा होगा ना। तो करंट डेंसिटी जे, इसको हम लोग लिखेंगे इस एग्जांपल में आई अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। तो नहीं समझा सर। नहीं समझा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोड़ो, ऐसे समझो कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये कोई फोर्स इस पर लग रहा है। तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस एरिया पर परपेंडिकुलर नहीं है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट होगा। तो जैसे प्रेशर डिफाइंड करते हो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। समझा कुछ? यस सर। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है वो करंट का ये डेल्टा एस के तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा। बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए इस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के लॉन्ग है वो डेल्टा एस कॉस थीटा है। तो इसीलिए ये जो नया फिजिकल क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, ये इस तरह से डिफाइन किया गया कि देखो ध्यान से, करंट डेंसिटी वेक्टर है इज इक्वल टू, ऐसे समझो करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तब जो मुझे मिलेगा ये इलेक्ट्रिक करंट है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी होगा ना J इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा इज आई ऊपर वाला। सर वो जे है ना। हाँ, सो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे तो अपने आप मिल जाएगा उसका कंपोनेंट जो एरिया के अलोंग है। ए डॉट पी क्या होता है? वही होता है ना, एरिया वेक्टर के अलोंग। एरिया वेक्टर के अलोंग मतलब एरिया पर परपेंडिकुलर। सबका कुछ? इसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो इस करंट डेंसिटी को पहले कॉपी करना, तभी आगे बढ़ेंगे।
हो गया? No, sir. 1 minute. हो गया? Yes, sir. अब ऐसे सोच सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट का लेंथ कांस्टेंट, तो आई मीन करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है इस कंडक्टर के अंदर जरूर करंट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। उस स्पीड को हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ठीक है? तो ये जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है ना, No, sir. तो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता नहीं है। हाँ, करंट मेजर होता है, करंट का तुम्हें दिखाई देगा एमीटर में कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मतलब ये करंट का वैल्यू सजेस्ट करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तभी तो करंट कांस्टेंट है। तो वो जिस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ये है ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड एक एज्यूम्ड स्पीड है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। तो सपोज ये एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो एस है, और जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से वो करंट है आई। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है तो कैपिटल एन को नाम दे दो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और स्मॉल एन को अगर हम बोलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो स्मॉल एन को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन लेंथ एल इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। लिख सकते हैं? बोलो, बोलना भाई। Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यही होगा।
अब मैं मान लो ये dx लेंथ का एक कंडक्टर ले लेता हूँ। तो इस dx लेंथ ऑफ कंडक्टर से जो चार्ज पास कर रहा होगा, उस चार्ज के कारण करंट अगर आई है, तो देखना ध्यान से, आई को मैंने लिख दिया dq अपॉन dt। dq क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया s इंटू लेंथ dx, वॉल्यूम हो गया, और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही dq होगा ऐसा। Yes. तो ये हो गया टोटल करंट I डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया S, ये हो गया n स्मॉल n इंटू E इंटू dx अपॉन dt, मतलब dx लेंथ जाने में dt टाइम लगा, I अपॉन S, ये हो गया करंट डेंसिटी, ये हो गया n, ये हो गया E, और ये जो dx बाई dt है, यही इसकी स्पीड हो गई, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये एक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में शुरू में यूज होगा, और बोर्ड में तो ये सब बहुत पूछता है, जेई में कम बट बोर्ड में जरूर पूछता है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर है? Yes, sir. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट देखो कि आखिर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता कैसे है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए तो कांस्टेंट स्पीड नहीं होना चाहिए, है ना? कॉमन सेंस तो यही कहता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड के एजम्पशन के पीछे लॉजिक क्या है? तो उस लॉजिक को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी को दिखाई देता नहीं है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलैक्सेशन टाइम। बट उससे पहले, हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए रहेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। उससे पहले मैं आपको ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन देता हूँ। एकदम सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं, बट करके एक बार मुझे बताइए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है यस। क्वेश्चन सबको? यस। हाँ, जल्दी, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। जो ऊपर दो फॉर्मूला बताया मैंने, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड का, इसको यूज करके सॉल्व करके बताइए मुझे। ये तो केवल करंट डेंसिटी का है, ड्रिफ्ट स्पीड का भी देता हूँ इसके बाद। साथ ही में देता हूँ यहीं पर, दोनों इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करंट डेंसिटी से रिलेटेड है और सेकेंड ड्रिफ्ट स्पीड से, सिंपल सा। कोशिश कीजिए इसको।
आया आंसर? एक मिनट सर। कुछ भी नहीं है। फर्स्ट में क्या है, करंट पूछा है, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पर सेकेंड 6 × 10⁻¹0 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो चार्ज कितना हो गया, 6 × 10⁻¹0 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 × 10⁻⁻19 दिस मच एम्पियर। यही आंसर होगा मेरा। आई बात समझ में? सो 9.6 × 10⁻⁻9 एम्पियर, ये फर्स्ट का आंसर होगा, ए का। क्लियर है? बोलो। बी पार्ट, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी I/A। क्वेश्चन में लिख दिया है कि परपेंडिकुलरली जाता है ना? बोलना, कुछ तो बोलो तुम लोग भी ना। यस सर। तो एरिया का cos थीटा कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, टोटल एरिया होगा। वो कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻⁻6 होगा। होगा। यस सर। तो फाइनली ये आंसर क्या हो जाएगा, 9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 9.6 मिली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा आंसर होगा। आया समझ में सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? बोलो। नो सर। सेकंड वाला कोशिश करो जल्दी।
बोलो, आया सेकंड का आंसर? बट ऊपर फॉर्मूला है आपके पास, J इज इक्वल टू NEVD, है ऐसा फॉर्मूला? तो करंट I को क्या लिखोगे? NEVD इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया S लिखोगे ऐसा? बोलो। बोलना भाई। Yes, sir. करंट 1 एम्पियर, स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.5 इंटू 10⁻²2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻²2, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ड्रिफ्ट स्पीड मुझे ढूंढना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 होगा। तो ये -6 और ये -6 कैंसिल होगा। सो 8.5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज 1। चमका कुछ? तो ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8.5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? बोलो। Yes. 0.036 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन ये इसलिए कराया आगे बढ़ने से पहले कि इस डेटा को देखकर लगता है कि अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो बहुत छोटा है ना? तो अंदर में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे स्पीड से मूव कर रहा होता है, ड्रिफ्ट इसीलिए वर्ड है। ड्रिफ्ट का मतलब है ड्रिफ्ट का स्पीड कम होता है। जल्दी से कॉपी कर लो। लिख लिया? आगे बढ़ूं? No, sir, 1 minute. जल्दी करो।
हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ concept of drift speed and relaxation time. Concept of drift speed and relaxation time. अब ये रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है और ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ध्यान से समझो। थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, बट इसको समझना जरूरी है। होता क्या है, कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप साइज का, तो सपोज कैसा बना दो, कुछ तो रैंडम सा मान लो, कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप साइज का, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं भी, रैंडम मोशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कैसे देखा था, गैस मॉलिक्यूल सब रैंडम मोशन में होते हैं, इस तरह से ये रैंडमली जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी। इसकी u1 कह दो, इसकी u2 कह दो, इसकी u3 कह दो, वेक्टर फॉर्म में ऐसे। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 होगा। क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कंडक्टर में बैटरी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। समझ रहे हो इस बात को? बोलना हाँ ना, कुछ तो बताएगा। किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे तब तक उसमें करंट नहीं मिलेगा। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के इस रैंडम मोशन का रिजल्टेंट 0 है। हाँ या ना? Yes. Yes. तो इसको मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे तो समेशन यू वाई वेक्टर आई इक्वल टू 0 टू एन 0 होगा। Yes. तो अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें बैटरी लगा देते हैं, तो बैटरी लगाने के बाद इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मूव करना जब शुरू करेंगे तो जब तक इनको फ्री स्पेस मिलेगा तब तक तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जैसे ही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो क्या होगा, फिर वो रैंडम मोशन में आएगा। क्योंकि पढ़े हुए इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है आइडेंटिकल मास का, है ना? तो इसकी स्पीड कुछ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब तक कि दूसरा कोलिजन नहीं होता है किसी के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी तक जैसे ही हुआ उस समय से फिर से स्टार्ट करेगा। और ये जो ड्रिफ्ट की स्पीड होती है वो वही लिखा है, द इलेक्ट्रॉन गेट्स बायस्ड इन रैंडम मोशन इन फेवर ऑफ द फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके तरफ ये मूव करना, उसके फेवर में, मतलब उस फोर्स के डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देता है ना? एंड दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग स्लोली।
हर कोलिजन के बाद देखो, एट ईच कोलिजन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट अफ्रेश इन रैंडम डायरेक्शन बट अगेन विथ सम इंक्रीज स्पीड v। ठीक है, तो ये जो हर दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप है t, द टाइम t बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज स्मॉल and electrons slowly and steadily drift in the direction opposite to applied field, इस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन के साथ फ्लो किया बिना दूसरे इलेक्ट्रॉन या किसी के कोलिजन से पहले, वो टाइम हो गया इसका रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो, सपोज एल लेंथ के कंडक्टर में, अब ध्यान से देख, तो ये है मान लो एल लेंथ का कंडक्टर। इस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन में बनाता हूं, कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव कर रहा है, ध्यान से समझेगा सब। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय, ये उस पर फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक्सीलरेशन हो गया। तो एल लेंथ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया एल। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। सर एल कैसे आया हमें? एल कंडक्टर का लेंथ है। कोई भी कंडक्टर का जो लेंथ है वो आपका एल है। या ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन इस वीडी स्पीड से अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो दिस एल इज दिस वीडी स्पीड इनटू टाइम टी, ऐसा समझो। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो एक ही बार ज्यादा हो जाएगा ये, इसमें डेरिवेशन है। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये वन टाइम ये थ्योरी समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। बोर्ड में ये सब में पूछता है, जेई में नहीं पूछता है।
हुआ? नो सर। जल्दी कीजिए। सर वो थियरी में जो लास्ट का सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है सर, अप्लाइड के बाद क्या है? उसके बाद तो जरूरी नहीं है बेटा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड है। ओके। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। आगे बढ़े। नहीं सर, वो लास्ट का कॉपी करना। हुआ? आगे बढ़ूं? बोलो। Yes. ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से L इज इक्वल टू वी डी इंटू टी यहाँ पे पुट कर दोगे। देखो तुम्हें क्या मिलेगा। L को लिख दिया मैं ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टी, इधर लिख दिया हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर। तो ये T और ये T कैंसिल हो गया। सो दिस ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू E अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी। ये जो टी है यही आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट स्पीड और रिलैक्सेशन टाइम में। है ना? अब आओ, हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड और करंट में रिलेशन है।
ड्रिफ्ट स्पीड और करंट में रिलेशन है कि J इज इक्वल टू N इंटू E इंटू VD, ऐसा कुछ है? बोलो। तो इस VD को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो N इंटू E, और VD की जगह लिख देंगे कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटू E अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम T। थोड़ा सा और इसको ठीक कर देते हैं, तो NE² T अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J। ये इतना लंबा लंबा फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, जस्ट रिलेशन केवल ध्यान रहे तो काम चलेगा। तो इस रिलेशन को ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है पूरा, ये एक कांस्टेंट है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिलैक्सेशन टाइम है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है। यह है मटेरियल का कांस्टेंट, जिस मटेरियल से ये बना है इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी होगी करंट की डेंसिटी इतनी होगी। सो J इज इक्वल टू दिस कंडक्टिविटी इंटू E। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है, जिसके आगे मैं हैशटैग लगा दिया, ये है फॉर्मूला। इससे पहले की चीजें बीच की डेरिवेशन है। तो कौन कौन फॉर्मूला हो गया? एक ये, इसको हम फॉर्मूला बोलेंगे, एक ये, इसको हम फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, और एक ये, इसको हम फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, बीच की चीजें डेरिवेशन है, जस्ट एक बार समझने के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। ओम्स लॉ पढ़े हो तुम लोग ना? यस सर। तो देखो, J को हम I अपॉन S लिख देंगे, तो I अपॉन S इज कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। So this I is conductivity into electric field into area S। तो ये हो गया कंडक्टिविटी इंटू एरिया S। इलेक्ट्रिक फील्ड को V/L लिख देंगे। V/L का मतलब, अगर किसी L लेंथ के कंडक्टर को हम V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन करें तो इसका लेंथ L है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/L ही होगा ना? होगा ऐसा? बोलना भाई। सो V अपॉन L इंटू सिग्मा इंटू S। सिग्मा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसको लिख देंगे V अपॉन रो L अपॉन एरिया S। ये जो रो L अपॉन S है, यही हो गया रेजिस्टेंस, और यही हो गया आपका ओम्स लॉ, है ना? तो यहाँ से आपको मिल गया I इज इक्वल टू V/R, जो कि ओम्स लॉ है, आप सबको पता है पहले से, मालूम है ना? एंड रेजिस्टेंस R इज रो इंटू L अपॉन S, ये भी मालूम है, स्कूल में पढ़ते थे। रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये सब में से कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ डेरिवेशन नया है। ओम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है,
लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट इस रिलैक्सेशन टाइम वाले कॉन्सेप्ट से डिराइव हो जाता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल है और कुछ नहीं। यहाँ तक आप लोग लिख चुके थे, फ्रॉम 1 और 2 से लिखना बाकी है आपको, जल्दी कॉपी कर लीजिए। बस ये मेन थ्योरी खत्म हो गया, बाकी सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वो सब आपको अब इजी गिरेगा, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये शुरू का थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, मोस्टली थ्योरी ही होते हैं। इसके बाद ओम्स लॉ ऑनवर्ड्स चीजें आसान हो जाएंगी, जल्दी कॉपी कीजिए।
लिख लिया सबने? नो सर, 1 minute. हो गया, लिख लिए? Yes sir. आगे बढ़े? तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया, है ना? अब रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, यहाँ रो रेजिस्टिविटी है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करो फटाफट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको कीजिए। फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कीजिए। ये दो इनिशियल फॉर्मूला बेस्ड जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो कर लो, फिर एक दो अच्छे सम कराता हूँ।
हो गया दोनों? बोलो जल्दी। बोल तो सही। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो 2.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6। कोई दिक्कत? बोलेगा भाई तुम लोग? 2.6 इंटू 0.5, ये दोनों मिला के 1.3 होगा। तो 1.3 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज 0.65 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ये आपके फर्स्ट का आंसर होगा। समझ आया कुछ? बोलो। चल दूसरा वाला देख। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अक्रॉस ए बी। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ध्यान से समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ए बी के लिए ए, सबसे पहले ए बी के क्रॉस देखो। तो ए बी के लिए देखोगे तो लेंथ ऑफ फ्लो क्या होगा सी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा ये वाला एरिया, विच इज ए इंटू बी। समझ आ रहा है कुछ? सो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए में अगर पुट करोगे तो मेरा आंसर होगा रो इंटू सी डिवाइडेड बाई ए बी। ये हो गया अक्रॉस कैपिटल ए कैपिटल बी रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा पूछा है सी डी। अक्रॉस सी डी देखोगे तो पॉइंट सी ये वाला फेस है और डी पीछे वाला फेस है। तो इस फेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा ए इंटू सी, और लेंथ क्या होगा बी। तो लेंथ ऑफ फ्लो बी के बराबर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू सी के बराबर। तो इस केस में फॉर्मूला में पुट करोगे तो लेंथ की जगह बी और एरिया की जगह ए इंटू सी। सो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू बी अपॉन ए सी। ये अक्रॉस सी डी का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है ई एफ। तो ई एफ इस एंड से इस एंड तक, तो इसमें लेंथ ऑफ फ्लो एल और क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू सी। सो ई एफ के क्रॉस इसको यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ करंट फ्लो ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया बी इंटू सी। तो इस केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू ए अपॉन बी सी। ये अक्रॉस ई एफ रेजिस्टेंस हुआ। हो गए सारे? समझ आया कुछ? यस। गजब यार तुम लोगों का रिस्पॉन्स है, इतने में तो खैर कोई नहीं, जल्दी लिख लो। दिख रहा है सबको? जल्दी लिखो, लिखते वक्त देखो कोई दिक्कत है, नहीं समझ आया तो फिर से पूछो। बैठे रहोगे तो कोई जादू नहीं होगा जिससे सब समझ आ जाएगा।
हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया सबने या बाकी है? सर 1 मिनट से बाकी है। जल्दी लिखो। ठीक है, लिख लो। जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका लिखा हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हैं आप।